ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड यूजिन के साथ होती है, जो हमें बता रही होती है कि 3 साल पहले उसके हस्बैंड की एक्सीडेंट में याददाश्त चली गई। जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था अब वो उसे भूल ही चुका है और वो अपनी न्यू लवर के लिए उसे यहाँ से गायब करना चाहता है। उसने 3 साल पहले यूजिन को समझा दिया था कि अब उसकी लाइफ में वो कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो उसे याद ही नहीं है। और उसने उसे अपनी न्यू आइडेंटिटी दिया था उसकी सिस्टर की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और वो जल्दी अब यूजिन की एक ओल्ड मैन से शादी करवाना चाहता है, जो कि 60 ईयर्स का है। यूजिन हमें बता रही होती है कि वो बंदा बिल्कुल अच्छा नहीं है, जो कि अपनी कई वाइफ को भी मार चुका है। वो सोचती है कि मैं इस कुएं में नहीं कूद सकती हूँ। वो सोचती है कि उसने 3 साल इंतज़ार करी कि उसकी शायद याददाश्त आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे यहाँ से बचने के लिए एक नया रास्ता निकालना होगा। तो वो बस यही सोच रही होती है कि ये जो फ्यूनरल चल रहा है ये उसके हस्बैंड ही रखा हुआ है उसके नाम पर, ताकि वो उसे मरा हुआ अनाउंस कर सके। और इसी पार्टी में जो आया हुआ है, जो कि यूजिन का टारगेट है, और ये कोई और नहीं हमारा मेन लीडर। यूजिन को इस बारे में अच्छे से पता है कि वो सबसे रिचेस्ट फैमिली का वारिस है, जो कि बहुत ही पावरफुल है, और उसके जरिए वो अपने इस हस्बैंड की फैमिली से पीछे छुड़ा सकती है, नहीं तो वो यहाँ से नहीं निकल पाएगी। फिर हम देखते हैं कि जो की ड्रिंक में कुछ मिला हुआ होता है, जिसे पीने के बाद वो काफ़ी ड्रग के नशे में हो जाता है। और तब यहाँ यूजिन उसके पास पहुँचाती है। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें मेरी ग्रैंडमा ने यहाँ भेजी है ना। तो यूजिन ये सुनते के साथ ही सोचती है कि यानी वो सोच रहा है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे यहाँ भेजी है, तो फिर वो इस बात का अच्छे से फ़ायदा उठा सकती है। और वो अगर इसके बच्चे की मॉम बन गई तो फिर उसकी ग्रैंडमा उसे अपने पास बुला के रहेंगी। फिर यूजिन यहाँ विक्टिम बनने का प्ले करते हुए सो को पहले दूर करने का झूठा नाटक करती है, और फिर यहाँ पर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। मॉर्निंग में वो उसके लिए एक लेटर लिखती है, ये सोचकर कि वो कई लड़कियों से मिलता होगा, तो उसे चाहिए कि ये उसे याद रखे। तो वो लिख कर जाती है कि तुम्हारी स्किल्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और फिर यूजिन जब इस होटल रूम से बाहर निकलती है तो उसके पीछे गार्ड्स लग जाते हैं। वो भाग रही होती है और फिर यहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड चैन उसे मिल जाता है। यहाँ पर चैन यूजिन को देखकर मुंह बना रहा होता है, तो फिर वो कहने लगती है कि अब क्या हो गया, 3 साल पहले की चीज़ें तो तुम्हें याद नहीं है, लेकिन हाँ कल रात मैंने क्या की हूँ ये बड़ा अच्छे से याद है। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम खुद को देखो किस तरीके की बन गई हो, तुम्हारे बारे में जैसी रूमर फैली हुई है तुम तो बिल्कुल वैसी हो, और अब मुझे और भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रही हो। तो फिर इस बारे में यूजिन याद करने लग जाती है कि कैसे 3 साल पहले जब उसकी फैमिली अचानक से बैंकरप्ट हो गई थी, उसके मॉम डैड भी इस दुनिया से जा चुके थे, तभी वो अकेली बेसहारा थी, और तभी चैन ने आकर ही उसकी जान बचाया था और उससे शादी किया था। वो सोचती है कि उस टाइम पर तुमने मुझे सपोर्ट किया और आज तुम ही वो जो मुझे बर्बाद करना चाहते हो। चैन अपनी सारी मेट्स को ऑर्डर दे देता है कि यूजिन के ऊपर नज़र रखो, ये घर से बाहर कहीं नहीं निकलनी चाहिए, और 1 महीने के बाद मिस्टर जेंग से इसकी शादी करवाने के लिए मैं खुद इसे छोड़ कर आऊँगा। तो यूजिन फिर मेडिसिन लेने लगती है, और वो बस ये सोच रही होती है कि 1 महीने के अंदर उसे बेबी कंसीव करना होगा, नहीं तो फिर वो लू फैमिली के सपोर्ट के बिना यहाँ से नहीं निकल पाएगी। फिर दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं, जिसे मॉर्निंग में यहाँ जब नींद खुलती है तो उसकी ग्रैंड माँ उसे कॉल पर चिल्ला रही होती है कि अब तक उसने एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाया, और वो चाहती है कि इस साल वो शादी करके रहे। वो अपनी ग्रैंड माँ का कॉल कट करता है, और तब यहाँ पर जो से मिलने उसका फ्रेंड पहुँचता है और कहने लगता है कि फाइनली तूने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर ही दिया। वैसे भी तेरी ग्रैंड माँ भी यही चाहती है कि तू अब जल्दी से शादी कर ही ले। यहाँ पर जो तो यूजिन का छोड़ा हुआ लेटर पढ़ रहा होता है, जिसमें उसने उसकी बुराई लिख कर गई होती है कि उसकी स्किल्स इतनी टेरिबल है, जिसे पढ़कर वो गुस्सा होने लग जाता है और अपने फ्रेंड को ऑर्डर दे देता है कि वो कैसे भी करके उस कल रात वाली लड़की को ढूंढे। फिर इसी के साथ ही हम देखते हैं कि 1 महीना बीत जाता है, और यहाँ पर यूजिन वेडिंग ड्रेस में होती है, क्योंकि आज उसकी उस ओल्ड मैन के साथ शादी होने वाली है। वो यहाँ वॉशरूम में आकर अपना प्रेगनेंसी चेकअप कर रही होती है और बस विश कर रही होती है कि उसे गुड न्यूज़ मिले। तभी यहाँ वॉशरूम के बाहर 2 लड़कियाँ आपस में बातें कर रही होती है कि आज जिस ब्राइड की शादी होने वाली है मिस्टर चैन की सिस्टर, हमने सुने कि वो तो अब्रॉड में रहती थी ना और बड़ी अगली थी, और मिस्टर चैन उसकी शादी एक ओल्ड मैन से करवाने जा रहे हैं जो कि अपनी कितनी वाइफ को मार चुका है। तो वो लोग तो उसे मौत के आगे ढकेल रहे। वो लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं, और तभी यूजिन बहुत ही खुश होकर वॉशरूम से बाहर निकलती है कि वो तो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर वो इस चीज़ का फ़ोटो लेकर अपने फ्रेंड को सेंड कर देती है कि वो इस न्यूज़ को लू फैमिली की ग्रैंडमा तक पहुँचा दे कि वो उनके ग्रैंडसन के बच्चे की होने वाली मॉम है। फिर यहाँ पर उसे देखकर ये दोनों लड़कियाँ कहने लगती है कि ये तो वही ब्राइड है ना।
तो यूजिन कहती है कि अब नहीं, अब मैं कोई शादी नहीं करने वाली हूँ, और वो इस शादी से भाग जाती है। तो दोनों लड़कियां फिर गार्ड्स को चिल्लाकर बताने लगती है कि ब्राइड भाग रही है। तो यूजिन फिर यहाँ पर इन गार्ड से बचकर भाग रही होती है कि वो ऐसे पकड़े नहीं जा सकती है, उसे यहाँ से निकलना ही होगा। और फिर तभी यूजिन तो भागते भागते रोड पर यहाँ जो से टकरा जाती है, और उसे देखकर वो पहचानती है कि ये तो वही है। वो सोचती है कि आखिर वो इससे कहाँ मिल गई। जो पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, और वो उसे अपने कोट से कवर करने में हेल्प कर रहा होता है, और यूजिन से प्लीज़ सुनना चाह रहा होता है, पर वो देरी कर देती है। और तब तक यहाँ पर गार्ड्स पहुँच जाते हैं, तो वो अपना कोट हटा देता है। और फिर ये चैन के गार्ड्स यूजिन को देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि वो लोग उसे ले जाने के लिए आए। पर यहाँ पर यूजिन ने अब तक प्लीज़ बोल दी होती है, तो जो उसे अपने साथ उठा के लेके जा रहा होता है। तो गार्ड्स कहने लग जाते हैं कि उनके बॉस उन्हें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर जो यूजिन को अपनी कार में ला के बैठाता है और इसके नज़दीक आ रहा होता है, तो फिर वो उसे रोकती है कि बाहर अभी इतने सारे लोग हैं। तो वो कहता है कि 1 महीने पहले फ्यूनरल वाले दिन हम दोनों मिले थे ना। तो यूजिन याद कर रही होती है कि कैसे उसने ही इसके ड्रिंक में मेडिसिन मिलाई थी। वो यहाँ पर मना करने लग जाती है कि नहीं। तो जो कहता है कि इतनी जल्दी डिनाई कर रही हो, मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कि वो तुम ही थी, वही चोर जिसने मेरी कोई चीज़ चुरा के लेके चली गई। यूजिन कहती है कि मुझे डर लग गया था कि कहीं तुम मुझे यहाँ से बाहर ना फेंक दो, इसलिए मैंने झूठ बोल दी, तो प्लीज़ महान बनो और मुझे माफ़ कर दो। तो वो फिर उसे हक करता है और कहने लगता है कि लास्ट टाइम जिसने मुझसे झूठ बोला था ना, वो बहुत ही बुरी तरीके से मरा था। तभी यूजिन मौका देखकर जल्दी से कार का डोर खोल के भाग जाती है। तो फिर यहाँ जो बाहर खड़े होकर उसे भागते हुए ही देख रहा होता है। इतने में उसका फ्रेंड आता है और कहने लगता है कि क्या चल रहा है, वो लड़की को तूने भागने दे दिया। यहाँ पर जो अपने फ्रेंड को ऑर्डर देता है कि आधे घंटे में तू मुझे उस लड़की के बारे में पता करके बता। तो उसका फ्रेंड शॉक होता है कि तू मुझे ऑर्डर दे रहा है, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, कोई हैकर नहीं हूँ जो इतनी जल्दी पता लगा कर बता दूंगा। तो जो कहता है कि हाँ हाँ, तेरे अंदर तो दिमाग ही नहीं है, तू कुछ भी नहीं पता लगा सकता। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ऐसा मत बोल, देख मैंने उस लड़की के बारे में तो पता लगा लिया, जो कि 1 महीने पहले तेरे साथ नाइट स्पेंड करके गई थी। वो कोई और नहीं, लू फैमिली से बिलोंग करती है, और मिस्टर चैन की वही नाजायज़ सिस्टर है, जो कि अब्रॉड में रही है और अब वो वापस आ गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अगली है, ऐसी उसके बारे में रूमर फैली है। और अगली के साथ साथ उसके दांत भी बाहर निकले हुए हैं, और कंफर्म है कि वही लड़की है, क्योंकि उस रात वो घर से गायब थी, तो उसकी फैमिली उसे ढूंढ रहे थे। जो को जब ये कंफर्म फील होता है कि यानी उसी लड़की के साथ उसने नाइट स्पेंड किया, तो उसे वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर यूजिन को लेने उसका फ्रेंड पहुँच जाता है, और फिर वो प्लान के हिसाब से झूठा अबॉर्शन करने का नाटक करने के लिए यहाँ हॉस्पिटल जाती है कि बस अब टाइम पर यहाँ जो की ग्रैंड मायू से बचाने के लिए आएंगी, क्योंकि उसने मैसेज तो पहुंचा दिए, बस अब उनका इंतज़ार है। यहाँ पर यूजिन का फ्रेंड तो कुछ ज़्यादा इमोशनल हुए जा रहा होता है कि जिस लड़के ने उसके साथ ऐसा किया वो छोड़ेगा नहीं उसे। यूजिन उसे शांत करती है, और फिर यहाँ ऑपरेशन रूम में जब डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने जा रहे होते हैं, तो वो बस इंतज़ार कर रही होती है कि बस जल्दी से ग्रैंड में आ जाए। पर फिर देर हो जाती है, तो वो डॉक्टर को रोक देती है इंजेक्शन लगाने से, और फिर उसके प्लान के हिसाब से जो कि ग्रैंड माँ यहाँ टाइम पर पहुँच जाती है और उसका ये ऑपरेशन होने से रुकवा देती है, और फिर उसे अपने साथ लेकर जाती है। यूजिन झूठा नाटक करते हुए उनसे पूछती है कि ग्रैंड माँ आखिर आप कौन है। तो फिर वो उसे बताती है कि मैं जो की ग्रैंड माँ, यानी तुम्हारे बच्चे की होने वाली ग्रेट ग्रैंड मदर। यूजिन तुरंत ही नाटक करते हुए कहती है कि ग्रैंड माँ, उस दिन सब एक्सीडेंटली हुआ है। तो उस दिन काफ़ी ड्रंक था और मैं वहीं से गुजर रही थी, और अचानक से उसने मुझे फोर्स किया, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी, मैं इसको कोई यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो ग्रैंड माँ उसे रोकती है और उसे कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज़ इस बच्चे को बर्थ दो और तुम मेरे ग्रैंड सन से शादी करो। यूजिन मान जाती है कि ठीक है ग्रैंड माँ, मैं आपके कहने पर शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन बस मेरी एक कंडीशन है। तो ग्रैंड माँ तुरंत ही मान जाती है कि तुम्हारी एक क्या, मैं सारी कंडीशन मान लूँगी। चलो अब तुम्हें मैं अपने घर लेके चलती हूँ और अपनी ग्रैंड सन से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और वो खुश हुई जा रही होती है। तो यूजिन सोचती है कि ग्रैंड माँ, मैं अभी आपसे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकती हूँ, मुझे अभी के लिए छुपा के रखना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो अपने फ्रेंड के साथ कार से जा रहा होता है, तभी उसकी ग्रैंड माँ की उसे कॉल आ रही होती है, पर वो उनका कॉल कट करते जाता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तू अपनी ग्रैंड माँ को तो जानता ही है, जब तक वो अपना गोल अचीव नहीं कर लेती ना तो हार नहीं मानती है, तो क्यों ना कॉल उठा ही ले। तब यहाँ पर जो को फिर उसके असिस्टेंट की भी कॉल आती है, तो वो अपने असिस्टेंट का कॉल उठा लेता है और उसे पूछता है कि लास्ट टाइम मैंने जिस लड़की के बारे में पता लगाने बोला था उसकी न्यूज़ मिली कि नहीं। तो उसकी ग्रैंड माँ फिर उसे चिल्लाती है कि तुम कोई दूसरी लड़की को ढूंढते बैठ रहे हो, और यहाँ तुमने जिस लड़की को प्रेग्नेंट कर दी हो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी वक्त ही घर आओ और चुपचाप मेरी बात सुनो। तो जो कहने लगता है कि ग्रैंड माँ आप मेरे साथ मजाक कर रही है ना। तो फिर उसकी ग्रैंड माँ उसे चिल्ला कर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, अब ये मत कहना कि तुम उस लड़की यूजिन को जानते नहीं हो।
तो यूजिन का नाम सुनकर जो को याद आता है कि उसके फ्रेंड ने उसे बताया था कि वो लड़की मिस्टर चेन की सिस्टर है और उसका नाम यूजिन है, जो कि बहुत ज़्यादा अगली लड़की है। तो ये यहाँ पर शौक होता है कि यानी उसने सही बताया था। वो फिर अपने फ्रेंड को घर चलने बोल देता है और यहाँ पर फिर वो अपने घर पहुंचकर इसी बारे में अपसेट हो रहा होता है कि उस फैटी अगली लड़की ने मुझे फंसाई है। उसने पहले मुझे ड्रग दिया और मेरे साथ नाइट स्पेंड करी और अब प्रेग्नेंट हो गई है, तो मुझे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बुलाई है। वो मुझे शादी के लिए फोर्स करना चाहती है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे फिर वो अंदर आता है तो पूछता है कि वो लड़की कहाँ है। तो यहाँ उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि 3 दिन बाद वो यूजिन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएगा। तो सो मना कर देता है कि ग्रैंडमा मैं तो उससे शादी नहीं करने वाला, आप चाहे जो फोर्स कर लो। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि बदले में वो उसे वो माउंटेन विला देंगी, वो जगह जिसके लिए वो आया है, और वो उसकी मॉम की छोड़ी हुई इकलौती इनहेरिटेंस है उसके लिए। वो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अब्रॉड से इसके लिए आए थे। तो फिर जो मान जाता है कि ठीक है, आप मुझे विला के ट्रांसफ़र एग्रीमेंट अब भी कर दो तो मैं शादी के लिए रेडी हूँ। तो उसकी ग्रैंडमा खुश हो जाती है और उसे समझा देती है कि पहले वो यूजिन के साथ शादी करे, उसके साथ वेडिंग नाइट बिताए, फिर वो वेडिंग गिफ्ट में उसे दे देंगी, लेकिन अभी नहीं। तो फिर जो भी अपनी ग्रैंडमा से कह देता है कि ठीक है, फिर शादी के बाद आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी, आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। और वो मन में सोचता है कि शादी तो मैं उससे कर लूँगा, लेकिन उसे फिर किस तरीके से मैं परेशान करूँगा ये मेरी मर्जी है। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि ऑफ कोर्स वो कोई इंटरफेयर नहीं करेंगी। तो जो कहने लगता है कि शादी तो वो कर लेगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि वो चाहता है कि शादी चाइनीज स्टाइल में हो और ब्राइड का वेल पूरा कवर्ड हो ताकि कोई भी उसका फेस ना देखे। ग्रैंडमा कहती है कि लेकिन इस चीज़ को मैं एक डील पे ही मानूंगी, इस रिक्वेस्ट को मैं पूरा कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें फिर 3 दिन बाद यूजिन से शादी करनी होगी और ऊपर से उसके लिए उसकी लू फैमिली को सबक भी सिखाना होगा। जो इस चीज़ के लिए मान जाता है और फिर हम देखते हैं कि 3 दिन बाद शादी वाला दिन आ जाता है, जिस दिन यहाँ पर सारे गेस्ट ऑलरेडी आए हुए होते हैं और चैन के मॉम डैड इस बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लू फैमिली करना क्या चाहती है जो हमें अपनी डॉटर इन लॉ को इनके ग्रैंडसन से शादी करवानी पड़ी है। तो फिर उनके हस्बैंड उन्हें समझा रहे होते हैं कि अभी तुम चुप बैठो, हम लोग लू फैमिली से पंगा नहीं ले सकते। फिर वेडिंग हॉल में जो और यूजिन भी आ जाते हैं और यूजिन का फेस पूरा वेल से कवर्ड होता है। फिर इनकी वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और चैन भी ये सब देखकर गुस्सा हो रहा होता है। तो उसकी जो होने वाली वाइफ है वो उसका हाथ पकड़कर उसके साथ ये वेडिंग देख रही होती है। यहाँ पर जो को लग रहा होता है कि यूजिन को शादी करते हुए डर लग रहा है, तो वो यहाँ पर आई क्यों है। फिर वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पर जो फिर बहुत सारे वेडिंग गिफ्ट मंगवाता है जो कि वो चैन के मॉम डैड को दे रहा होता है, जिसमें बहुत सारे पैसे और बहुत सारी लग्जरियस चीज़ें होती है। और वो ये सारी ब्राइड प्राइस देने के बाद पूछ रहा होता है कि आखिर उन लोगों ने अपनी बेटी के लिए कोई भी डाउरी ऑफर नहीं करे तो क्या उसकी कोई वो लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ये सब सुनते हुए यूजिन सोच रही होती है कि क्या वो उसकी साइड ले रहे हैं। तभी इतने में एक लड़की यहाँ पर जो को बताने लगती है कि मिस्टर जो, ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये तो अभी कुछ दिन पहले कैसे गलत काम कर चुकी है, उसके नेक पर मैंने खुद निशान देखी हूँ, इसने क्लियरली एक स्ट्रेंजर मैन के साथ नाइट स्पेंड करी है। फिर इस बारे में सारे लोग बातें करने लग जाते हैं और जो पूछता है कि क्या तुम जो भी बोल रही हो वो सब तुमने खुद अपनी आंखों से देखी थी। तो यूजिन को गुस्सा आ रही होती है और वो अपना वेल हटाकर उसे चिल्लाने जा रही होती है, पर जो से रोक देता है और वो इस लड़की को चिल्लाता है कि तुम किस तारीख की बात कर रही हो। तो वो डेट भी बता देती है कि वो 23 की नाइट थी। तो फिर वो बताता है कि उस रात तो मेरी वाइफ मेरे साथ थी और वो उसका फर्स्ट टाइम था, तो तुम होती कौन हो उसके बारे में इस तरीके की झूठी रूमर फैलाने वाली। और वो उसे ऑरेंज फेंक के मारता है। चैन की मॉम जो को शांत करने लगती है कि उन लोगों का कोई ऐसा इरादा नहीं है, तो फिर वो कुछ भी गलत ना समझे। जो कह देता है कि मैं आप लोग का समझ गया हूँ कि आप लोग यूजिन की कितनी वैल्यू करते हैं, इसलिए मैं जो भी चीज़ यहाँ पे ब्राइड प्राइस में दे रहा था, ये सब शेयर्स और वो सारे ज़मीन के पेपर्स, वो सब अब मैं अपनी वाइफ यूजिन के नाम कर रहा हूँ। ये सुनकर यूजिन भी फिर सोचने लग जाती है कि वो इतना उसके लिए क्यों कर रहे हैं। वो सोचती है कि ज़रूर ये सब ग्रैंडमा का आइडिया होगा। यहाँ पर सो यूजिन के लिए उसके मॉम डैडी यानी कि चैन के मॉम डैड से उसके नाम पे डाउरी करने के लिए बोलता है, वो भी बहुत ही महंगी वाली ज़मीन का 15%, जिसे सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं कि इसमें तो उनका काफ़ी लॉस होगा, पर वो लोग डर के फिर यहाँ पर साइन कर ही देते हैं और फिर जो यहाँ यूजिन की भी साइन करवा देता है। तभी चैन सोचने लगता है कि आखिर इस यूजिन को जो के साथ इतना क्लोज देखकर मुझे क्यों बुरा लग रहा है। उसे अपना और यूजिन का थोड़ा बहुत पुराना टाइम याद आने लगता है, तो वो उसे बुलाने के लिए उसका नाम देकर आवाज़ देता है, पर तब तक यूजिन आगे बढ़ गई होती है और जल्दी से इसकी गर्लफ्रेंड लेने से रोकने लग जाती है और कहती है कि उसकी तो शादी होगी, आखिर मेरी कब शादी होगी, लगता नहीं मैं कभी वेडिंग ड्रेस पहन पाऊंगी। तो वो कहता है कि हम लोग भी जल्दी शादी करेंगे। तो एक खुश हो जाती है। फिर वेडिंग सेरेमनी के बाद जब यहाँ यूजिन को
ये लोग वेडिंग रूम में लेकर आ जाते हैं तो मेड समझा देती है कि उसे अपना वेल खोलना नहीं है, वो आकर ग्रूम खोलेगा। तो कहती है कि ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं खोलने वाली हूँ। उसकी जाने के बाद ये तुरंत खोल देती है और सोचती है कि मुझे कितनी डर लग रही है, वो स्पॉइल्ड ब्राट अभी यहाँ पर आएगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, कहीं मेरा गला ना दबा दे। वो सोचने लगती है कि नहीं नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर मैं उसके बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ। फिर वो खुद ही से कहती है कि लेकिन नहीं, वो तो इतना बड़ा विलन है, पता नहीं क्या कर दे। वो यहाँ पर रो रही होती है और साथ में उसे भूख भी लगने लग जाती है। फिर उसे यहाँ पेस्ट्री नज़र आती है तो वो जल्दी से उन्हें खाने लगती है और इतने में फिर उससे आवाज़ आती है कि जो यहाँ पर आ रहा है। उसके फ्रेंड्स उसे पर्सनली यहाँ तक छोड़ने आए होते हैं और यूजिन तो उसकी आवाज़ सुनकर ही जल्दी से बेल से कवर होकर फिर से बैठ जाती है। फिर जैसे ही यहाँ जो यूजिन के रूम में आता है तो उसे कहने लगता है कि तुम तो अभी तक वेल से कवर्ड होकर बैठी हो, बहुत ज़्यादा ही वेल बिहेव हो, लेकिन इतनी इनोसेंट बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो उसका वेल हटाकर उसका चेहरा देख लेता है और शॉक हो जाता है कि ये तो कितनी क्यूट है और वो पहचानता है कि ये तो वही लड़की है। यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि तुम्हारे बारे में जैसे रूमर फैली हुई थी, क्या तुम बड़ी अगली हो और मोटी सी हो, आखिर तुम वैसे क्यों नहीं दिख रही हो, और ये बताओ कि उस दिन आखिर तुम मेरे रूम में कैसे आई थी, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। तो फिर वो तुरंत ही नाटक करने लगती है कि उस दिन कोई मेरा पीछा कर रहा था और एक्सीडेंटली तुम मुझे मिल गए थे और तुम उस दिन बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं थे और तुमने ही मुझे रूम में खींचा था और तुम्हारी ऐसी हालत देखकर फिर मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए मान गई थी। वो उसे बताने लगती है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और फिर मैं तो अपना अबॉर्शन कराने गई थी, पर उस टाइम पर पता नहीं कैसे तुम्हारी ग्रैंड में पहुंच गई और उन्होंने ज़िद की कि मुझे तुमसे शादी करनी होगी। वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि मेरे कुछ स्पेशल मोटिव है, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, वो भी 10 सालों से। और ये सब बोलकर यूजिन बस यही सोच रही होती है कि अब उसने स्टोरी बना तो ली है और उससे अब पूरा उसे रियल भी बनाना होगा। तभी जो कहने लगता है कि झूठी लड़की, तुम बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हो। फिर जो जाकर बैठ जाता है और स्मोक करते हुए उसे पूछने लगता है कि चलो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा ये मेरे ऊपर जो सीक्रेट क्रश ये स्टार्ट कब हुआ। तो फिर यूजिन उसे बताने लगती है कि तुम्हें क्या वो जेड लेटर वाला अम्ब्रेला याद है। तो ये सुनते ही वो याद करता है कि जब वो हाई स्कूल में था तो ये अम्ब्रेला उसके पास था और उसकी मॉम उसे दे दी थी कि वो अपने डैड की बातों पर गुस्सा ना करे और स्कूल के बाद फिर जल्दी से घर आ जाए। तो यहाँ पर वो चला गया था और वो इस बारे में याद करके सोचता है कि उसके बाद उसकी मॉम की मौत हो गई थी और वो दोबारा उन्हें देख भी नहीं पाया था। तभी यहाँ पर यूजेन उसे इस स्टोरी के बारे में बताने लगती है कि उसने एक दिन उसे अपना अम्ब्रेला दिया था और तभी से वो उसे पसंद करने लगी थी। उस टाइम पर वो बहुत अपसेट था। यूजिन ये स्टोरी सुनाकर सोच रही होती है कि अब वो उसके ट्रैप में फंसने वाला है, यानी कि सिंसियरिटी की ट्रैप में। और फिर यहाँ जो भी सोचने पड़ जाता है कि यानी क्या सच में ये लड़की मुझे सीक्रेटली लाइक करा करती थी। फिर जोया यूजिन के पास आ रहा होता है, तभी यूजिन के पेट में से भूख की आवाज़ आती है। तो वो कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पूरा दिन भूखी थी। तो फिर वो उसे खाना ला कर देकर चला जाता है। इसके बाद दोनों फिर जब बेड पर लेटने जा रहे होते हैं तो जो पहले बीच में बॉर्डर बना देता है और उसे समझा देता है कि इस बॉर्डर को क्रॉस मत करना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। यूजिन सोचती है कि पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। उसे कह देती है कि फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छे से सोती हूँ तो मैं लाइन क्रॉस नहीं करने वाली हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, तुम पर मैं ट्रस्ट कैसे करूँ, तुमने अभी तक मुझे कोई भी ट्रस्ट करने वाली लायक की हरकतें नहीं दिखाई हूँ। तो यूजिन उसका हाथ पकड़ के कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम मेरी नज़रों में सिर्फ ओनली वन हो, तो इसलिए तुम मेरी बात पर यकीन कर सकते हो। तो वो कहता है कि अब तुम अपनी बात पर अड़ी रहना, नहीं तो अगर तुमने लाइन क्रॉस करी ना तो मैं तुम्हें सच में रूम से बाहर निकाल देने वाला हूँ। फिर यूजिन चुपचाप से अपना लेट कर सो जाती है और जो को यहाँ पर उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। तो ये सोचता है कि अब मैं चेक करने वाला हूँ और अब मुझे पता लग जाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो कि सच। फिर वो फुटेज में देखता है तो उसमें साफ नज़र आ रहा होता है कि उसने खुद ही यूजिन को अपने रूम में खींचा होता है, जैसा कि वो कह रही थी। यहाँ पर फिर उसका फ्रेंड कॉल करके उसे कहने लगता है कि तेरी वाइफ तो दिखने में कोई अगली नहीं है जैसा उसके बारे में रूमर फैली थी, बता तुझे वो कैसी लगी। तो सौ कहता है कि ओके ओके। तभी हम यूजिन को देखते हैं जो कि चुप कर इसकी सारी बातें सुन रही होती है। फिर यहाँ जो स्टार्स को देख रहा होता है और सोचता है कि उसकी मॉम भी एक स्टार बन गई होगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अपनी ग्रैंडमा के पास यहाँ पर शेयर्स एग्रीमेंट लेकर जाता है और कहता है कि ग्रैंडमा आखिर आपने ऐसा क्यों करी, आपने उस विला की ज़मीन को यूजिन के नाम कर दी, आखिर क्यों। तो फिर ग्रैंडमा उसे समझाने लगती है कि कैसे उन्होंने उसके और यूजिन के अच्छे के लिए सब सोचिए ताकि वो दोनों हमेशा साथ रहें, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। तभी इतने में यूजिन यहाँ पर आकर ये सब सुनने लगती है। उस लैंड के बारे में जैसे वो सुनती है तो उसे
याद आ जाता है कि वो तो उसकी मॉम की ज़मीन थी। जो अपनी ग्रैंडमा से कह देता है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों की। वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बातें सुनूंगा। तो फिर उसकी ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है कि वो उनके खिलाफ जाना चाहता है। तो वो उसे स्टिक से मारने जा रही होती है, पर तभी जल्दी से यूजिन बीच में आ जाती है जो को बचाने के लिए, और वो स्टिक की चोट खुद खा लेती है। तो ग्रैंडमा की स्टिक जैसी यूजिन को लगती है तो ग्रैंडमा उसे फेंक देती है और कहने लगती है कि तुम बीच में क्यों आई। यूजिन कहती है कि ग्रैंडमा आप गुस्सा होना बंद कर दो और आप प्लीज़ इसे मत मारो। फिर जोतो यूजिन को उठा लेता है और कहता है कि ग्रैंडमा मैं इसे मेडिसिन लगाने जा रहा हूँ। फिर वो उसे रूम में लेकर आ जाता है और इसे मेडिसिन लगाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तो यूजिन फिर कहती है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है। तो जो कहता है कि जब दर्द हो रहा है तो आखिर तुम बीच में आई क्यों थी। तो यूजिन कहती है कि तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुमने थोड़ी ना कभी किसी को लाइक किया। और यूजिन यही सोच रही होती है कि आखिर उसने उसे 10 साल प्यार करने का झूठा नाटक करने का स्टार्ट करिए, तो अच्छे से एक्ट भी करना होगा। तो वो रोने धोने का नाटक कर रही होती है। तभी जो पूछता है कि ये बताओ कि क्या तुम्हें पता है मेरी ग्रैंडमा मुझे क्यों डांट रही थी। तो कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हम हस्बैंड वाइफ है, तो तुम्हें चोट लगेगी तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द फील होगा और तुम्हें तकलीफ में मैं नहीं देख सकती हूँ। तो जोई इसकी बातों पर यकीन करने लग जाता है और कहता है कि अगली बार अगर ऐसा कभी हो तो तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं फिर बीच में आऊँगी तुम्हें बचाने के लिए। तो फिर जो सोचने लग जाता है कि क्या ये सच कह रही है, ये सच भी मुझे 10 सालों से लाइक करती है। फिर यहाँ उसे मेडिसिन लगाने के बाद फिर उसे खाना खाने को देता है। तो यूजिन यहाँ दर्द में होने का नाटक करती है कि वो पकड़ भी नहीं पा रही है। तो जो फिर उसे अपने हाथ से खाने खिलाने लगता है और वो खुश होकर खाती है और फिर उसे भी खिलाती है। तो जो उसके हाथ से खाने को मान जाता है। रात में यूजिन जब सो रही होती है तो जो उसे बैठकर देख रहा होता है और तभी इतने में फिर उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है तो वो चला जाता है। और यूजिन यहाँ सोचती है कि आखिर अब उसके नाम पर वो ज़मीन हो गई है जिसे वो उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी, तो कहीं वो उसे और अपनी बेबी को मार तो नहीं देगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो तो इतने तेज़ी में कार चला रहा होता है कि उसके फ्रेंड की हालत ख़राब हो जाती है। जो पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ कि उस लड़की को मुझसे सच में प्यार हो जाए। तो इसका फ्रेंड समझाने लगता है कि तू नेचुरली तरीके से करेगा तो वो तेरी सारी बात सुनेगी। लड़कियों को चेस करना आसान होता है, तू बस उसके ऊपर और पैसे खर्च कर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके यूज़ कर उसे सेड्यूस करने के लिए। तो जोको तो ये सब आइडिया पसंद नहीं आ रहा होता है कि मैं उसे सेड्यूस कैसे करूँगा। तभी इतने में इसे यूजिन की कॉल आने लगती है तो वो कॉल स्पीकर पे करके उठाता है। यूजिन पूछ रही होती है कि क्या ग्रैंडमा ने तुम्हें फिर से मारी है और इतनी रात को आखिर तुम कहाँ पर गए हो। तो ये सुनने के बाद उसका फ्रेंड उसे इशारा करता है और फिर उसे लिख कर देता है कि तू ये चीज़ बोल। सो मुँह बना रहा होता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुझे अपनी वो विला की ज़मीन चाहिए कि नहीं, तो चुपचाप जैसा कह रहा वैसा कर। तो जो फिर उसकी लिखी हुई चीज़ पढ़कर यहाँ पर यूजिन को सुना देता है कि मैं बाहर तुम्हारे लिए लेट नाइट स्नैक खरीदने आया था, तुम्हारे लिए केक और मिल्क टी लेने के लिए। बताओ तुम्हें और क्या खाना है, वो सब भी लेकर आ जाऊँगा। तो फिर यूजिन ये सुनकर शॉक होती है कि वो मेरे लिए लेट नाइट स्नैक्स खरीदने गया, आखिर ये इतना कब से चेंज हो गया। वो भी समझ जाती है कि वो ये सब ट्रिक यूज़ कर रहा है। वो कहते हैं कि लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन तो रात को इतना सब कुछ नहीं खा सकती है। तो यहाँ पर जो का फ्रेंड उसे लिख कर देता है कि उसे क्या बोलना है। तो फिर वो वैसे ही बोलता है कि तुम थोड़ा सा खा लेना, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो यूजिन खुश होकर मान जाती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारा घर में इंतज़ार करती हूँ। फिर कॉल रखने के बाद जो का फ्रेंड उसे समझाने लगता है कि एक और आइडिया है, क्योंकि तेरी वाइफ के जो पेरेंट्स है वो उससे प्यार नहीं करते ना, तो 3 दिन बाद तो अभी तुम लोगों को उनके घर पे जाना ही होगा, तो तेरे पास अच्छा मौका है अपनी वाइफ के सामने अच्छा इंप्रेशन जमाने का। दूसरी तरफ यूजिन भी इसी बारे में सोच रही होती है कि वो जो की फीलिंग्स का अच्छा यूज़ करने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो यूजिन को चैन के घर पे ले आता है। तभी वो इस घर को देखकर अपनी मॉम को याद करने लग जाती है कि उसकी मॉम कैसे उसे छोड़कर जा रही थी, क्योंकि उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी और उन्होंने उसे बोल दी थी कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और उसके सामने ही वो पानी में कूद गई थी। इस बारे में ही सोच कर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और जल्दी से अपना फेस पोंछती है। तभी इतने में यहाँ पर कार्ड आकर इस बारे में पूछने लगता है कि मिस्टर जो आप यहाँ पर कैसे। तो फिर वो याद दिलाता है कि आज यूजिन की अपने हस्बैंड के साथ अपनी फैमिली से मिलने वाला दिन है, तो क्या फैमिली में इस बारे में किसी को पता ही नहीं है या फिर वो लोग इसे अपनी बेटी मानते ही नहीं है। तो गार्ड कहता है कि नहीं नहीं हमारा ऐसा मतलब नहीं है। तो फिर जो कहता है कि वैसे तुम वही हो ना जो लास्ट टाइम मेरी वाइफ को परेशान कर रहे थे। वो अपने गार्ड्स को बोलकर इसे पकड़वा लेता है और इन्हें ऑर्डर देता है कि इसे इतना मारो ताकि इसे एहसास हो कि मेरी वाइफ को कोई भी ऐसे बुली नहीं कर सकता। और वो फिर यूजिन को समझाने लगता है कि वाइफ अब तुम मेरी हो और तुम्हें ये याद रखना है कि तुम मिसेज हो, तो कोई भी अब तुम्हें इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकता और ना बुली कर सकता है। तुम अब कॉन्फिडेंस के साथ रहो, तुम्हारे पास अब बहुत पावर है। तो यूजिन उसे थैंक यू हस्बैंड बोलने लगती है
और वो सोच रही होती है कि अब वो उसके साथ ऐसे एक्टिंग कर रहा है तो वो भी इसकी पावर का अच्छा यूज़ करेगी और अपने मॉम डैड का बदला लेगी। फिर लोग जैसे अंदर आते हैं तो चैन के मॉम डैड इन लोग का वेलकम कर रहे होते हैं। तो यूजिन फिर उन्हें बातें सुनाती है कि क्या उन लोग को याद नहीं था कि आज ये लोग यहाँ पर आने वाले, या फिर वो लोग उनको वेलकम ही नहीं करना चाहते। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो हम लोगों ने तो ऑलरेडी तुम लोग के लिए खाना भी बना के रखे। और फिर वो मेट से कहकर सर्व करवाती है। तो यूजिन इन सारी डिशेस को देखकर सोचती है कि ये सारी चैन की इस न्यू वाइफ के लिए लोग ने बनाए, सब उसकी पसंद का खाना है। ये लोग हमेशा बस उसकी चमचागिरी करते रहते हैं। वो तुरंत ही नाटक करने लग जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और ये मैं नहीं खा पाऊँगी। तो फिर जो ऑर्डर दे देता है कि मेरी वाइफ ये नहीं खाने वाली है, तो ये सारी डिशेस को फेंक कर न्यू बनाई जाए। तो यहाँ पर चैन की मम कहने लग जाती है कि अरे देखो ये तुम्हारी पसंद का ही बना है, तुम पहले ऐसे ही खाती थी। तो फिर सो कह देता है कि मेरी वाइफ ने बोल दिए ना कि अब उसे ये नहीं खाने, तो उसकी पसंद की चीज़ें बनेगी। मेरी वाइफ के स्टैंडर्ड बढ़ गए तो तुम लोग को उसके हिसाब से चलना होगा। तभी इतने में लिन कहने लग जाती है कि ये सारी डिशेस को फेंकना कितना वेस्ट हो जाएगा ना। जो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इतनी वेस्ट की पड़ी है तो इसे मैं तुम्हारे रूम में रखवा देता हूँ, तुम आराम से खाते बैठना। और वो ऑर्डर दे देता है और मन में सोचता है कि ये तो मुझे शुरू से ही लाइक करती है, तो अब तो मैं इतना डोमिनेटिंग बन गया और इससे और भी ज़्यादा खुश करने की कोशिश करूँ तो अब तो ये मुझसे और प्यार करेगी ना। यूजिन तो खुश हो रही होती है कि वो तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग मोड में घुस गया है। तभी इतने में चैन चिल्लाने लगता है कि तुम आप कुछ ज़्यादा कर रहे हो। तो यहाँ पर जो के गार्ड्स इसे पकड़ लेते हैं और जो चैन को वॉर्न करने लगता है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे सामने अच्छे से पेश आना होगा। तो फिर उसके मॉम डैड तुरंत ही साथ देने लगते हैं कि नहीं नहीं इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। और वो लोग तो फिर तुरंत ही खाना प्रिपेयर करने जाते हैं। और यहाँ पर फिर ये सब देखकर यूजिन बहुत खुश हो जाती है और वो जुब के फेस को केयर करने लगती है और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दी, ये कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना है, अब मैंने इसे इस तरीके से ट्रीट करी हूँ तो कहीं ये अब ये वापस से गुस्सा ना हो जाए। तभी यहाँ पर चैन के डैड भी ये सब देखते हुए सोच रहे होते हैं कि चाहे जो भी मैन हो, अगर उसे ऐसे डॉग की तरह ट्रीट किया जाएगा तो वो तो पक्का गुस्सा हो जाएगा। और यहाँ पर चैन की मॉम भी यही सोच रही होती है कि ये जो हरकतें करी है ना, इसकी वजह से सो फैमिली इसे निकाल देंगे और फिर ये हमारे पास आएगी ना तो मैं इसे सबक सिखाऊंगी। पर यहाँ पर जो तो खुश होने लग जाता है कि लगता है मेरा प्लान सक्सीड हो रहा है, ये तो मुझे और पसंद कर रही है, फिर तो यानी मैं अपना विला लेने में कामयाब हो जाऊंगा। और फिर जो तो उल्टा है यूजिन का हाथ पकड़ होता है और इन लोगों को चिल्लाता है कि तुम लोग कैसे देखते रहोगे, जाओ खाना सर्व करो। तो फिर चैन के डैड सोचते हैं कि लगता है मिस्टर जो तो इस लड़की के ऊपर कुछ ज़्यादा ही पागल हो चुका है, फिर तो आपसे हमें इसे और अच्छे से ट्रीट करना ही पड़ेगा। फिर लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो जो यूजिन को अपने हाथों से खिला रहा होता है तो फिर वो अपना खाना एंजॉय कर रही होती है और इन लोगों को ऐसा देखते हुए सारे लोग इन्हीं पे नज़र रखे होते हैं। तभी इतने में फिर यूजिन चैन के मॉम डैड से अपने डॉग के बारे में पूछने लगती है कि उसका डॉग दिन कहाँ पर है। तो चैन के मॉम डैड यहाँ बहाना करने लगते हैं कि उन लोगों ने उसे कंट्री साइड भेज दिए। तो फिर वो चिल्लाने लगती है कि मेरी परमिशन के बिना आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप लोग मुझे अभी एड्रेस दो, मैं अपने डॉग से मिलने जाऊंगी। तो फिर वो लोग नहीं दे रहे होते और चुप होते हैं। तो जो यूजिन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अपने लोगों को भेजूंगा पता लगाने के लिए, मुझे यकीन है कि वो ठीक ही होगा। तो चलो जब तक के लिए हम तुम्हारे रूम में चलते हैं और वो अम्ब्रेला देखते हैं। ये सुनकर ही डर जाती है कि अम्ब्रेला, फिर तो इसे सच पता लग जाएगा कि मैंने इसे झूठ बोली थी। फिर यूजिन कहती है कि रुको मैं लेकर आती हूँ। और वो फिर जैसे ही अपनी रूम की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पर उसे लिन मिल जाती है और उसने हाथ में उसके डॉग का बेल्ट पकड़ी होती है और कहने लगती है कि तुम अभी भी उस अपने बेकार से डॉग को ढूंढ रही हो, देखो कोई फ़ायदा नहीं है उसे ढूंढने का क्योंकि वो कभी वापस नहीं आएगा। तो यूजिन कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो लिन बताती है कि कुछ दिन पहले उसने मेरे ऊपर भौंका था, तो इस वजह से चैन को भी अच्छा नहीं लगा और उसने अपने गार्ड को उन्हें हैंडल करने के लिए बोल दिया। तो यूजिन कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो लिन हंस कर कहने लगती है कि ऑफ कोर्स इसका क्या मतलब होगा, उसे खूब मारा गया तब तक वो मर गया, पर चैन ने बोल दिया कि जो भी कोई मुझे हर्ट करने की कोशिश करेगा वो उसे छोड़ेगा नहीं। ये सुनने के साथ ही यूजिन इसे थप्पड़ लगाती है। तो लिन शॉक होती है कि तुमने मुझे मारी। तो यूजिन उसका बाल नोचने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डॉग को मारने की, अब मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तभी इन लोग की फाइटिंग की आवाज़ सुनकर ये लोग सभी यहाँ पर आने लगते हैं और तभी यहाँ अपनी लिन को बचाने के लिए चैन यूजिन को थप्पड़ लगा देता है और यूजिन का फिर सर भी वहाँ लड़ जाता है। वो याद करने लगती है कि कैसे उसकी मॉम के जाने के बाद इसका सहारा एक डॉगी था जिसके साथ वो थी। और तभी वहाँ पर चैन जब उसे बचाने आया था तो उसने उसे इस बारे में बताई भी थी। वो बहुत ज़्यादा यहाँ अपसेट हो जाती है कि चैन को इस बारे में अच्छे से पता था कि वो डॉग उसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने ऐसा करे भी कैसे। तो फिर वो वापस उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, पर तभी जल्दी से यहाँ पर जो पहुँच कर उसे रोक लेता है और यहाँ पर यूजिन उसे रोते हुए बताने लगती है कि इन लोगों ने उसके डॉग को मार दिए।
फिर जो यहाँ तुरंत ही चैन को किक कर देता है और चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी वाइफ को मारने की, क्या तुम लोगों को मरना है मेरे हाथों। तो यहाँ पर चैन के मॉम डैड तुरंत ही कहने लगते हैं कि मिस्टर जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। चैन ने ये सब इम्पल्सिवनेस में कर दिया। तभी यूजिन अपने डॉग का बेल्ट टेक कर यहाँ पर रोने लग जाती है और जो फिर कहता है कि ठीक है मैं अभी फिर ये सब इम्पल्सिवनेस में कर रहा हूँ, और वो यहाँ पर बहुत ही कीमती जो एंटीक वास रखा होता है उसे फोड़ देता है और अपने सारे गार्ड्स को भी घर में लगी हुई सारी कीमती चीज़ों को फोड़ने के लिए बोल देता है। तो वो लोग अपना काम पर लग जाते हैं। तो चैन के डैड चिल्लाते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो जो कहता है कि अगर मेरी वाइफ को कोई हट करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। फिर जो यूजिन से पूछता है कि तुम्हें दर्द हो रही है। फिर वो उसे लेकर जाता है और बैठा देता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा रिवेंज लूँगा। फिर वो सीधा चैन के पास आता है और उसे पंच पे पंच मारने लगता है। तो लिन कहती है कि इसे मत मारो, हम लोग ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। और फिर जो यहाँ लिन को पकड़ के उसे लेके जाने लगता है। तो चैन चिल्लाता है कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। तो फिर जो कहता है कि वैसे भी ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है ना, तो तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेरी वाइफ को यहाँ मारा गया है तो उसका बदला तो मैं लेके रहूँगा। और फिर जो लिन को यूजिन के सामने लेकर जाता है और कहता है कि वाइफ इसे मारो। तो यूजिन फिर गुस्से में से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि मेरा डॉग है कहाँ पर। तो लिन उसे गुस्से में देख रही होती है। तो जो यूजिन का हाथ पकड़कर इसे थप्पड़ लगाता है और कहता है कि बोलो आप। तो यूजिन यहाँ खुश जाती है कि वो उसकी कितनी साइड ले रहे हैं। तभी यहाँ पर चैन आकर चिल्लाने लगता है कि तुम अब हद क्रॉस कर रहे हो। जो यूजिन का हाथ क्लीन करने लगता है और कहता है कि मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि डॉग कहाँ पर है। और वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देकर इन पूरी फैमिली को पकड़वा लेता है। तो चैन कहने लगता है कि आखिर हम भी पावरफुल फैमिली में से एक है और तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई डर नहीं है। तो जो कहता है कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दो, क्या तुम बहरे हो या फिर मैं तुम्हें असली बहरे होने का एक्सपीरियंस करवाऊँ। तो चैन की मॉम डर जाती है और बता देती है कि वो डॉग गार्डन में। तो यूजिन फिर जो से कहती है कि मुझे मेरे डॉग को ढूंढने के लिए लेकर चलो। तो फिर लोग यहाँ गार्डन में आ जाते हैं और गार्ड्स यहाँ फिर मिट्टी खोदने लगते हैं और उन्हें डॉग की बॉडी मिल जाती है। यूजिन आगे बढ़ने को करती है तो सो कहता है कि रुको, तुम अभी प्रेग्नेंट हो, तो मैं हूँ ना, मैं निकालता हूँ। और फिर वो उस डॉग को अपने कोट से निकाल कर यूजिन के पास ले आता है। यूजिन फिर बहुत ज़्यादा ही रोने लग जाती है और उसे हक करके कहने लगती है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वो कहता है कि अभी हम लोग इसे घर लेके चलते हैं। फिर वो इन सभी को कह देता है कि तुम लोग के साथ आज जो हुआ है ना, ये तो बस शुरुआत है, अब तुम लोग आगे सोच लो कि आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। और वो यूजिन को लेकर चला जाता है। फिर जो यूजिन को घर लाने के बाद उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है और वो रोने लगती है। तो फिर वो उसे चुप भी करा रहा होता है कि तुम ऐसे रो मत। यूजिन जल्दी से उसे हक कर लेती है और उसे थैंक यू बोलने लगती है जो उसने आज किया। और वो मन में सोच रही होती है कि वो चाहे जिस भी चीज़ के लिए सब नाटक कर रहा हो, लेकिन वो बहुत खुश है कि उसके पेरेंट्स के बाद किसी ने उसकी इतनी ज़्यादा केयर की है। फिर जो उसे समझाने लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो आखिर मैं तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं होऊंगा तो कौन होगा। ठीक है, अब तुम्हें जितना रोना है तुम रो सकती हो, ये तुम्हारा घर है। तो फिर वो उसे और थैंक्स बोल रही होती है और रो रही होती है। इसके बाद वो सो जाती है और यहाँ पर फिर जो अपने फ्रेंड का कॉल उठाता है और उसका फ्रेंड उससे पूछ रहा होता है कि क्या सच में उसे अपनी इस वाइफ से प्यार हो गया है। उसके और भी फ्रेंड्स उससे कॉल पे बात कर रहे होते हैं और बताने लगते हैं कि जब से उसने लू फैमिली को सबक सिखाया है तो लू फैमिली के साथ अब कोई भी काम नहीं करना चाहता है और काफ़ी लोगों ने उनके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर लिए। ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग तो जल्दी बैंकरप्ट हो जाएंगे। वो लोग कहते हैं कि सच में तूने तो अपनी वाइफ की वैल्यू उनके सामने इतनी बना ली है कि वो लोग को भी पता चल गया होगा कि तू उसे कितना प्यार करता है। तो जो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग बकवास करना बंद करो। और वो कॉल रखने के बाद सोच रहा होता है कि मैं थोड़ी ना इससे प्यार करता हूँ, मैं तो बस अपने बेला को पाने के लिए उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर इतने में यूजीनिया नींद में बोलने लगती है तो जो को लगता है कि वो जाग गई है। वो तो काफ़ी डर जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर फिर वो देखता है कि वो तो अभी भी नींद नहीं है और उसे बता रही होती है कि उसका चोट कितना दर्द हो रहा है। और फिर यूजीनिया नींद में जो का हाथ पकड़ लेती है तो जो बस उसे देखकर यही सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा फील करती होगी, तो मेरे लिए अब अपना वेला इससे लेना आसान होगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यूजिन जब रूम से बाहर निकलती है तो उसके ऊपर यहाँ पर रोज़ पेटल्स गिरे होते हैं तो वो खुश होने लग जाती है। इतने में सारी मेड्स उसे लेकर जाती है तैयार करने के लिए। और फिर यूजिन यहाँ पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि जो ने उसके साथ कैंडल लाइट डिनर की प्रिपरेशन किया हुआ है। तभी उसका फ्रेंड छुप कर उन लोग को देख रहा होता है और वो जो से कॉल पर कहने लगता है कि तू देख क्या रहे, चल जल्दी से हमारे प्लान के हिसाब से वर्क कर, तुझे उसे अपने ब्यूटी ट्रैप में फंसाना है। फिर जैसे यहाँ पर यूजिन पहुँच जाती है तो वो उसे बस खुश करने की कोशिश कर रहा होता है। पहले तो वो यहाँ पर उसे डांस करवाता है और उसे गोल गोल घुमा देता है तो यूजिन को फिर उल्टी हो जाती है और वो उसके ऊपर ही कर देती है। पर वो यहाँ गुस्सा ना होने का नाटक करता है और फिर यहाँ उसके साथ डिनर करने के बाद वो म्यूज़िक वाले को भी बुलाता है
और उसका फ्रेंड उसे सब गाइड कर रहा होता है कि उसे क्या क्या बोलते रहना है। फिर तभी यहाँ पर गार्ड एग्रीमेंट लेकर भी आ जाता है जो कि नीचे गिर जाता है। तो जो जल्दी से उसे लेके जाने बोलता है। यूजिन भी ये देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये सब बस उसका नाटक है। वो सोचती है कि फिर तो अब मैं तुम्हारा यूज़ करूँगी तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। वो फिर यहाँ पर अच्छे से नाटक करते हुए कहने लगती है कि हस्बैंड तुम कितने अच्छे हो और मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। मुझे लगता है कि अब तो मैं तुम्हारे लिए हर कुछ करने को तैयार हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ। तो जो ऐसे ही खुश हो रहा होता है कि अब वो उसे मांगने लगेगा। पर तभी यूजिन उसे कहती है कि मुझे पता है कि लेकिन प्यार में इंसान कोई कुछ नहीं मांगता है, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तो जो कहता है कि तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए। यूजिन उससे कहती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे उसके मॉम डैड के लिए हेल्प चाहिए थी। मुझे उन्हें इंसाफ दिलवाना है। तो मेरे लिए इतना तो हेल्प करोगे ना, मैं सिर्फ तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। और क्योंकि अब वो चैन की सिस्टर के नाम पर जी रही है तो वो अपनी ही हेल्प करने के लिए उसे मना रही होती है और उसे हक करके सोच रही होती है कि सच में लड़कों को कंट्रोल करना कितना आसान होता है। फिर इसके बाद जो वापस से अपने फ्रेंड के साथ तेज़ी में कार चला कर जाता है और मज़ा चखाता है कि उसने कितने बेकार आइडिया दिया था, कुछ भी काम नहीं हुआ उसका। तो फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे फिर और भी कुछ आइडियाज़ देने लगता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूजिन को उसकी डैड की कंपनी ले आता है और कहने लगता है कि चलो तुमने जो बोली थी वो काम हो गया, तुम अब सब हैंडल कर सकती हो। यहाँ पर जो भी अंदर यूजिन के साथ जाना चाह रहा होता है और कहने लगता है कि और से कहता है कि ऐसे मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँगा। और मन में सोचता है कि ब्यूटी को हीरो की तरह बचाने का मौका मैं ऐसे खो नहीं सकता हूँ। तभी यहाँ पर यूजिन सोचती है कि ये गया तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी इसके सामने। वो मना करती है कि नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। सो कहता है कि नहीं तुम मेरी वाइफ हो और अगर कोई ऐरा गहरा बंदा तुमसे टकरा गया तो फिर। यूजिन सोचती है कि सच में ये तो एक्टिंग में कुछ ज़्यादा ही डूब गया है। तो सोचती है कि इसे रोकने के लिए अब मुझे कुछ करना होगा। वो उसे फिर किस कर लेती है और कहने लगती है कि देखो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ की विश पूरी करने के लिए सब हैंडल करने जा रही हूँ, तो मैं अकेले कर लूँगी, तुम ये सबसे दूर ही रहो। और वो फिर उसे छोड़कर चली जाती है। और फिर जो यहाँ स्माइल कर रहा होता है तो उसके दोनों गार्ड्स उसे देख रहे होते हैं। वो उन्हें डांटता है कि तुम लोग क्या देख रहे हो ऐसे यहाँ। और वो सोच रहा होता है कि यूजिन अकेले गई है तो सारे ओल्ड मैन उसे परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर जो कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत ही बेकार होते हैं और वो कंपनी को बर्बाद करने के पीछे पड़े होते हैं ताकि इसे बंद करके अपना पैसा ले सके। इतने में यहाँ पर यूजिन पहुँच जाती है। उसे देखकर ये लोग शॉक होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम तो मर गई थी ना। पर यूजिन तो यहाँ पर अपनी दूसरी वाली आइडेंटिटी चाहिए होती है, यानी कि चैन की सिस्टर वाली। और वो बताने लगती है कि अब ये कंपनी उसके अंडर में और वो सीईओ बन चुकी है। वो उन लोग को फाइल देती है चेक करने के लिए और मन में सोचती है कि क्योंकि उसकी असली आइडेंटिटी से कोई उसे जानता नहीं है इसलिए कोई नहीं पहचान पाएगा। पर एक बंदा होता है जो पहचानने को मानता नहीं है और गार्ड्स को कह रहा होता है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। पर तभी अंदर ऑफिस में जो आ जाता है तो उसे देखकर यूजिन सोचती है कि उसने भी सब कुछ सुन लिया है। फिर यहाँ पर जो चिल्लाता है कि ऐसे कैसे तुम्हारी हिम्मत हो रही है मेरी वाइफ को यहाँ से निकालने की। वो कह देता है कि वाइफ तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तो फिर यूजिन यहाँ गार्ड्स को ऑर्डर देती है और वो लोग उस बंदे को पकड़ लेते हैं और वो उसकी जगह यहाँ सीईओ की पोजीशन ले लेती है। तो अभी वो कहने लगता है कि ऐसे वो यहाँ पर इतनी ईजीली कंपनी संभालने लायक नहीं बन सकती है। उससे पहले कंपनी को फ़ायदा दिलवाना होगा कोई अच्छा प्रोजेक्ट जितवा कर, तभी वो ये पोजीशन संभालने लायक बनेगी, नहीं तो नहीं। तो जो फिर यहाँ पर एक लड़की को बुलाता है जो कि इस कंपनी में प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करने आई होती है। तो ये जो ओल्ड मैन है ये खुश होने लगता है कि वो यहाँ पर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई है। पर वो लड़की तो यूजिन की तारीफ करते हुए कहती है कि हम आपसे मिल पाए मुझे बहुत खुशी हुई, हम लोग यहाँ पर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने हैं। तो यूजिन यहाँ पीछे मुड़कर जो को देखने लगती है और सोचती है कि ये सब इसका अरेंजमेंट है। तभी जो कहता है कि वाइफ ले लो, जो चीज़ तुम्हारी है उसे तुम हासिल कर लो। फिर यूजिन इस बंदी के साथ हैंडशेक करते हुए कॉन्ट्रैक्ट डील फाइनल करती है और यहाँ कंपनी के सारे लोग फिर यूजिन की तारीफ़ें करने लग जाते हैं कि वो तो कितनी टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है। पर तभी ये बंदा फिर यूजिन की पोल खोलने लग जाता है कि ये इसकी रियल आइडेंटिटी है ही नहीं, ये तो असल में मिस्टर चैन की वो मरी हुई वाइफ है जो कि असल में मरी है ही नहीं और ये यहाँ पर तुमसे शादी करने का झूठा नाटक कर रही है, ये एक फेक लड़की है। तो चिल्लाता है कि तुम मेरी वाइफ के बारे में ऐसा कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते हो और वो गार्ड्स को बोलकर इसे यहाँ से निकलवा देता है और उसकी बात भी नहीं सुनता है। और फिर जो इस बारे में यूजिन से पूछता है कि वाइफ मैंने सब अच्छे से किया कि नहीं। तो वो कहती है कि हस्बैंड तुम सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और वो मन में खुश हो रही होती है कि मेरा जो गोल था वो अचीव हो गया। और जो खुश हो रहा होता है कि यूजिन का उसने दिल जीत लिया है तो अब वो विला को भी उससे लेकर रहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ घर पे होता है और उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और उसे कुछ चीज़ें पता लगती है कि असल में जो उसके डैड हैं उन्होंने उसकी स्टेप मदर और अपने जो दूसरे बेटे उसी को
ज़्यादा प्रॉपर्टी देने का सोच लिए और वो तो उसे एक डॉग की तरह ट्रीट कर रहे, कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहे। ये सब सुनने के बाद यहाँ पर जो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और फिर वो यूजिन से बात करने आता है। तो यूजिन उसे ऐसे देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है तो वो डर जाती है कि क्या मैं एक्सपोज हो चुकी हूँ, इससे मेरी रियल आइडेंटिटी पता चल गई है। तभी वो कहता है कि तुम मुझे मेरा वो विला मेरे नाम कर दो। तो ये खुश होती है कि अच्छा इसे कुछ पता नहीं चला। वो लेकिन सोचती है कि अभी तो मैंने अपने डैड को रेस्क्यू नहीं करी हूँ, तो मैं इसे अभी नहीं दे सकती। वो कहती है कि देखो अब कितनी रात हो गई है ना, तो इस बारे में हम लोग कल बात करते हैं। तो जो उसका हाथ गुस्से में दबाने लगता है तो यूजिन कहती है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि तुमने मुझे बोली थी कि तुम मेरे लिए जो चाहे वो करने को तैयार हो, पर तुम तो देना ही नहीं चाहती। वो उससे गुस्सा हो जाता है कि वो उसे प्यार भी करती है कि नहीं और यहाँ से चले जाता है। यूजिन फिर सोच रही होती है कि जो अभी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा अभी उसे अपने डैड को बचाना है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यूजिन लिन के ट्रैप में फंस जाती है और यहाँ पर उसके अंकल सारे बंदूकों को लेकर आते हैं उसे पकड़ने के लिए। तो यूजिन फिर यहाँ पर अपने अंकल को कहती है कि अगर वो इस लिन को लेकर जाएंगे तो उनका और फ़ायदा होगा, क्योंकि इसका जो हस्बैंड है वो मिस्टर चैन है और वो इसके बच्चे की मॉम बनने वाली है, तो वो अच्छे खासे पैसे देगा। तो अंकल इसे भी लेके जाने को मान जाता है। और फिर यहाँ यूजीन तो सोच रही होती है कल उसका और जो का तो झगड़ा हो गया तो थोड़ी ना उसे बचाने आएगा। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स लोग के साथ यहाँ क्लब में होता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तो उसके फ्रेंड्स पूछ रहे होते हैं कि वो इतना अपसेट क्यों है अपनी उस अगली वाइफ के लिए। तो कहता है कि तुम लोग चुप हो जाओ। फिर यहाँ पर जो के फ़ोन पर यूजिन के अंकल का मैसेज आता है और वो उसे यूजिन का वीडियो सेंड करते हैं कि उन्होंने उसे पकड़ लिए। ये जानने के बाद तो जो सीधा यूजिन को बचाने के लिए निकलता है और वो सारे पैसे भी लेकर आ रहा होता है। फिर वो जैसे ही उस वेयर हाउस में पहुंचता है तो उस अंकल को धमकी देने लगता है कि वो अपनी वाइफ के लिए उसे पैसे देने को तैयार है और उसे अब्रॉड भी भेजने को तैयार है, लेकिन अगर उसने उसकी वाइफ को थोड़ा सा भी हर्ट करा ना तो फिर वो उसे छोड़ेगा नहीं और उन सभी को मारेगा। और वो यहाँ 50 मिलियन पैसे देता है। तो ये देखकर फिर ये अंकल तो खुश हो जाता है कि चलो तुम्हारा ऑफर मुझे पसंद आया। वो फिर इस बारे में चैन से पूछता है कि तुम कितने पैसे ले आए। तो वो लिन को बचाने के लिए 10 मिलियन दे रहा होता है। तो लिन कहने लगती है कि तुम्हारी नज़रों में क्या मेरी इतनी वैल्यू है और मेरी बीबी की भी। तो चैन कहता है कि मेरे पास पैसों की इतनी लिमिट है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अंकल कहता है कि रहने दो, मेरे लिए 60 मिलियन ही काफ़ी है। वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन दोनों लड़कियों को खोल दो। तो वो लोग इनकी रस्सी खोल देते हैं और इन लोग को आगे बढ़ने देते हैं। पर फिर वो अचानक से अपने दोनों गार्ड्स को ऑर्डर देता है दोनों को ही मारने के लिए। पर जल्दी से जो आगे आकर यूजीन की जगह खुद ये चाकू की चोट खा लेता है और उसे बहुत ज़्यादा ही चोट लग गई होती है। और चैन ने तभी यूजीन को बचाने के लिए आगे बढ़ा होता है तो उसे भी चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। लिन भी ये देखकर शॉक होती है कि ये मुझे बचाने के बजाय इससे बचाने के लिए आगे बढ़ा था। असल में अब चैन को धीरे धीरे यूजीन और अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती है। और फिर अंकल ये सब यहाँ पर यूजिन को बातें सुनाने लगता है कि उसने उसके हस्बैंड को ही हर्ट कर दिया और अब वो खुश होकर जा रहा है। तब यहाँ पर यूजिन ने कह दिया कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने प्लान में कामयाब हो जाओगे। और फिर यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और यूजिन बताती है कि उसने ऑलरेडी उसके बारे में सारी एविडेंस कलेक्ट कर ली थी और अब पुलिस उसे अरेस्ट करने आए कि उसने बहुत सारी चीज़ें की है, खास करके उसके डैड को फंसाया झूठे इल्ज़ाम में और अब यहाँ पर इन लोग को मारने की कोशिश किया। तो फिर अब वो भी जेल में सड़ने वाला है। पुलिस फिर उसे लेकर जाती है और फिर उसके बाद यूजिन जो को हॉस्पिटल ले आती है और उसके होश में आने के इंतज़ार में ही परी बैठी होती है। फिर फाइनली हम देखते हैं कि जब जो को होश आता है तो नर्स उसे बताने लगती है कि उसे पूरे 2 दिन तक होश नहीं आया था और उसकी वाइफ दिन और रात यहीं पर ही उसके इंतज़ार में बैठी थी और उसका ख्याल रख रही थी। वो भी सोई भी नहीं थी और अभी वो उसके लिए कुछ खाने को ही लेने गई है। तो फिर जोई सुनते के साथ यूजिन की फिक्र कर रहा होता है कि वो क्या उसके बेबी को मारना चाहती है, ऐसे कैसे वो कुछ खा नहीं रही है। तभी इतने में यूजिन यहाँ पहुँचती है और जो को होश में आवा देखकर खुश हो जाती है और इमोशनल होकर फिर वो रोने लगती है। और फिर जो यूजिन के फेस को हाथ लगाने जा रहा होता है पर फिर वो रुक जाता है कि उन दोनों के बीच में ऑलरेडी झगड़ा हुआ था और वो उससे कितना गुस्सा था। उसके बाहर जाने पर यूजिन सोच रही होती है कि वो मुझसे गुस्से में समझ सकती हूँ। फिर रात में यूजिन अकेली बेड पे लेटी होती है, उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है और इतने में उसे जो के फ्रेंड की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि जो यहाँ पर आके ड्रिंक कर रहा है और वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा बीमार दिख रहा है तो वो उसे आके पिक करके लेके जाए। तो यूजिन कहती है कि हाँ मैं जल्दी आ रही हूँ। और फिर वो जब यहाँ क्लब में पहुँचती है तो रूम के बाहर ही खड़े होकर जो के अपने बारे में बातें करते हुए सुनती है, जो कि उन लोगों को बता रहा होता है कि वो उससे कोई प्यार नहीं करता है और उसने बस अपनी ग्रैंड माँ के कहने पर फोर्सली उससे शादी की है। ये सोचती है कि मुझे तो ये सब पता था, फिर भी आखिर मुझे ये सब क्यों बुरा लग रहा है।
और आखिर मैं क्यों उम्मीद करी थी कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता होगा। और फिर दरवाज़ा खुलने पर जब यहाँ जो के फ्रेंड्स यूजिन को देखते हैं तो वो लोग काफ़ी शॉक होते हैं कि यही सच में सिस्टर इन लॉ है, हम लोग तो इससे अगली समझ रहे थे। फिर यहाँ पर जैसे यूजिन अंदर आती है जो को लेने के लिए तो जो खुश हो जाता है कि मेरी वाइफ आई हुई है। वो कहता है कि अब मैं तुम लोग के साथ नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ अपनी प्यारी वाइफ के पास। और वो आकर उसे हक कर लेता है और उसी के ऊपर गिरने लगता है। तो यूजिन सोच रही होती है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है। फिर वो इन लोग से कहती है कि मैं इसे लेके जा रही हूँ और फिर यूजिन यहाँ से जो को अपने साथ घर लेके जाने के लिए निकलती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि वो फाइनली फिर अपने डैड को जेल के बाहर पिक करने पहुंचती है और उनसे रोते हुए कहने लगती है कि डैड मैंने अब आपका नेम क्लियर करवा दी हूँ, आपने कुछ भी नहीं करा। डैड फिर उससे उसके हस्बैंड चैन के बारे में पूछ रहे होते हैं तो फिर बता देती है कि उन लोग का ऑलरेडी डिवोर्स भी हो गया और अब वो लोग अलग है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर चैन को भी अब जब हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे अब पुरानी सारी चीज़ें याद आ चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि यूजिन ने डिवोर्स एग्रीमेंट भी साइन कर दी होती है और वो बस अब जो को छोड़कर जाने का ही सोच रही होती है। तभी इतने में जो उसके रूम में आया होता है और उसे परेशान देखकर वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो उसकी पैर की चोट पर फिर जल्दी से मेडिसिन लगाने लग जाता है और वो पूछने लगता है कि मैं तुम्हें इतना लाइक करता हूँ तो क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी ताकि मैं तुम्हें अच्छे से परस्यू करूँ। फिर इस बारे में यूजिन तो सोचने लग जाती है कि वो बस सिर्फ एक्टिंग कर रहा है और इसलिए वो खुद भी समझ नहीं पा रहा कि वो चाहता क्या है। वो सोचती है कि अगर मैं इसको बता दूंगी कि विला मैंने इसे ऑलरेडी दे चुकी हूँ तो क्या ये अभी भी यही सब बोलेगा। फिर वो कुछ बोलने जाती है तो जो से चुप कराता है कि रहने दो, मुझे पता है तुम इतना सोच कर बोल रही हो तो सही तो नहीं बोलोगी। फिर इतने में गार्ड्स जो को बताने लगते हैं कि घर पे उसके एल्डर्स आए और उसे मिलने के लिए बुलाए। तो वो कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तभी यहाँ पर यूजिन भी उठने को करती है तो जो कहता है कि तुम्हें खुद चल के जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। और फिर वो उसे उठा के लेकर जाता है। यूजिन तो यहाँ मना भी करी होती है पर जो फिर भी उसे उठा के यहाँ नीचे लेकर आता है। फिर जो की जो स्टेप मदर है वो यूजिन से बात करने लगती है और वो जो की भी तारीफ करी होती है तो जो उनसे अच्छे से बात नहीं करता तो उसके डैड चिल्लाते हैं कि तुम अपनी मॉम से कैसे बात करो। तो कहता है कि ये मेरी मॉम नहीं है। तभी ग्रैंडमा इन सभी को चिल्लाती है कि वो लोग ऐसी बात करना बंद करें। और वो फिर इसके बाद जब सभी चले जाते हैं तो ग्रैंडमा के पास उनकी फ्रेंड बात करने आती है और उन्हें वो बातों बातों में यूजिन के बारे में बता देती है कि वो तो असल में चैन की वही वाइफ रह चुकी है जिसका फ्यूनरल भी हुआ था, लेकिन वो तो ये है और ये जिंदा है। ग्रैंडमा को ये चीज़ शॉकिंग लगती है और फिर वो इस बारे में बात करने के लिए यूजिन को बुलाती है और उससे वो पूछती है उसकी आइडेंटिटी के बारे में कि उन्हें सब पता लग गया है और पूछती है कि क्या ये सब सच है। तो फिर यूजिन सब एडमिट कर लेती है और बताती है कि उसके पास रीज़न था ये सब छिपाने का, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसे अपने आप को इंसाफ दिलवाना था और अपने पेरेंट्स के लिए भी वो सब कर रही थी। तो वो सॉरी कहने लगती है और बताती है कि उसने डिवोर्स एग्रीमेंट भी साइन कर दिए। तो ग्रैंडमा पूछती है कि क्या तुमने कभी जो के बारे में सोची हो कि उसका क्या होगा। तो फिर ये इमोशनल हो जाती है और रोते हुए उन्हें बताने लगती है कि उसने जो के बारे में अच्छे सोची है कि वो खुद उसे डिज़र्व नहीं करती है और वो उसे एक अच्छी लड़की दिलवाना चाहती है। या वो ग्रैंडमा से कह देती है कि उसे इतना जब झूठ बोलना पड़ा तो उसके लिए बहुत ही हर्टिंग बात थी, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं था। तो ग्रैंडमा फिर उसकी बात को समझ के लेती है और कहती है कि अब तुम जाओ यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि जो ने यहाँ पर यूजिन के लिए अच्छे से सरप्राइज प्लान करके रखा होता है पर वो आती ही नहीं है, वो वेट करता रह जाता है और फिर कॉल पर वो पता लगाता है तो उसे इस बारे में चीज़ें पता लगती है कि वो तो डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करके चली गई है और यहाँ पर वापस नहीं आने वाली है। जो काफ़ी हर्ट हो जाता है, वो अपनी ग्रैंडमा से बात करने आता है तो उसकी ग्रैंडमा भी उसे यूजिन के बारे में सारी असलियत बताने लगती है। वो फिर शॉक होकर नीचे बैठ जाता है और वो अभी भी यूजिन की साइड लेने लगता है तो उसकी ग्रैंडमा चिल्लाती है कि वो लड़की तुम्हें झूठ बोलकर धोखा देकर चली गई है और तुम अभी भी उसकी साइड ले रहे हो। तो फिर वो अपनी ग्रैंडमा के सामने कन्फेस करता है कि अब वो उससे प्यार करता है और वो उसे नहीं छोड़ना चाहता। तो जो की ग्रैंडमा उसकी खुशी के लिए मान जाती है और कहती है कि जाओ फिर उसे मना के लेकर आओ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जोया यूजिन से मिलने पहुंचता है और उसे ऐसे देख रहा होता है तो कहती है कि मुझे पता है तुम्हें अब सब पता लग गया होगा। वो उसे सॉरी कहने लगती है और बताती है कि उसने डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दिए और जो उसका विला का एग्रीमेंट था वो उसकी सारी चीज़ रिटर्न कर रही है क्योंकि उससे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो जल्दी से उससे हक करता है और कहता है कि तुम चुप बैठो, मैं तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम आखिर मेरी वाइफ हो और मेरे बच्चे की मॉम भी हो। तो यूजिन के लिए ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग होती है कि जोया उसे दूर करने नहीं बल्कि मनाने आए। सो उससे पूछता है कि तुम बस मुझे इतना बताओ कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो यूजिन भी फिर उससे कन्फेस कर लेती है कि वो उसे सच में बहुत ज़्यादा ही लाइक करती है। तो फिर जो कहता है कि ठीक है फिर बस इतना ही काफ़ी है, तुम रेडी हो मैं रेडी हूँ और हम दोनों के प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता। और फिर दोनों यहाँ पे किस करते हैं। फिर जो यूजिन को लेकर हॉस्पिटल आता है और उसका चेकअप करवाता है तो डॉक्टर फिर इन लोग को गुड न्यूज़ दे रही होती है कि उनके ट्विंस होने वाले हैं। तो जो तो बड़ा खुश होने लग जाता है
और वो यूजिन से कहने लगता है कि वाइफ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा और भी अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। फिर दोनों जब यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तो नर्स भी उनके बारे में बातें करने लगती है कि उनकी जोड़ी कितनी ज़्यादा प्यार भरी है। तभी यहाँ पर उन्हें देखकर और भी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये तो वही मिस्टर जो है ना, दोनों की जोड़ी सच में अच्छी लग रही है। तभी यूजिन और जो इस बारे में बात करने लगते हैं कि डिवोर्स होने के बाद कौन सा बच्चा किसके पास रहेगा। यूजिन उससे कह रही होती है कि कम से कम एक तुम मुझे दे देना, एक तुम ले लेना। तो फिर वो कहता है कि फिर मैं बेबी कर लूँगा क्योंकि मेरे घर में सारे लड़के हैं। तो कहती कि ठीक है, लड़का मैं ले लूँगी। तो कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे बेटे को लेके जाना चाहती हो। यूजिन को सोचने लगती है कि फिर क्या तुम दोनों को ही रखना चाहते हो। तो फिर वो शांत करता है कि वाइफ मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, तो बच्चे कैसे अलग हो सकते हैं। फिर इतने में यहाँ पर इन लोग को चलते हुए चैन मिल जाता है और वो यूजिन को फ्लावर देने लगता है। तो जो कहता है कि तुम ये क्या हरकत कर रहे हो मेरी वाइफ के साथ। तो फिर चैन उसे बताने लगता है कि उसे सब याद आ गया है कि वो तो उसकी वाइफ थी। वो कहने लगता है कि तुम इसे छोड़कर वापस मेरे पास आ जाओ, मुझे पता है तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तुम इसके बच्चे को भी अबॉर्ट कर देना। तो फिर वो सीधा इसे थप्पड़ लगाती है और चिल्ला देती है कि वो अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो उसे भी समझाती है कि अब उसकी वाइफ लिन है जिसके साथ वो 3 साल से था, तो अब वो उसी के पास वापस जाए। वो बताती है कि वो अब सिर्फ और सिर्फ जो को ही पसंद करती है, वो ही उसके बच्चे का भी डैड है और उसका हस्बैंड भी। और यहाँ से यूजिन अपना खुशी खुशी जो के साथ चली जाती है इसे छोड़कर, और ये बस अपसेट रह जाता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।